साथियों, आज हम क्रांति सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा की 122वीं जयंती 122वीं स्मरण दिवस, जिनको शहीद दिवस माना जाता है, वो शहीद दिवस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और बात बहुत संवेदनशील है, आदिवासियों की समस्या और उसका समाधान। हम तमाम लोग इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे बहुजन साथी सुन रहे हैं, हमारे दलित भाई सुन रहे हैं, जो अल्पसंख्यक भाई है, मराठा भाई सुन रहे हैं, बहुजन भाई सुन रहे हैं, ये विषय जो है आदिवासी और आदिवासियों की समस्या, इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। इस विषय के तरफ जाने के पहले हमको दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ का जो फुले अम्बेडकरवाद है, यहाँ का जो छत्रपति साहू महाराज के विचारधारा के लोग हैं, यहाँ जो संभाजी महाराज के विचारधारा के लोग हैं, यहाँ जो बिरसा मुंडा के विचारधारा के लोग हैं, वो आदिवासियों की समस्या पे बात कर रहे हैं। आदिवासियों की समस्या और उसके हल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, एक व्यवस्था है जिनके हाथ में इस देश की सत्ता है, जो इस देश में धार्मिक राष्ट्रवाद खड़ा करना चाहते हैं। उनके लिए आदिवासियों की समस्या नहीं, आदिवासी ही समस्या है। वो आदिवासियों को समस्या समझते हैं, वो आदिवासियों के वजूद को खत्म करना चाहते हैं, उनकी मूल पहचान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन इस देश का आदिवासी वनवासी हो जाएगा, इस देश का दलित, इस देश का बहुजन, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का मराठा स्वर्गवासी हो जाएगा। क्योंकि साथियों, सच्चाई यह है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, जिसकी मूल इस देश की संस्कृति में है, जिसका सामाजिक सूत्र यह है, जिसका समाज शास्त्रीय सूत्र यह है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, और इस देश का बहुजन समाज, इस देश का दलित, इस देश का ओबीसी, इस देश का अल्पसंख्यक और इस देश का मराठा, वो आदिवासियों के वंशज है। यह सूत्र है, यह सोशियोलॉजिकल फॉर्मूला है इस देश के वास्तविकता को, सामाजिक वास्तविकता को समझने का, जो महात्मा फुले ने अप्लाई किया था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अप्लाई किया था। अपने जीवन के अंतिम समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया था कि आर्य बाहर से आए। महात्मा फुले तो शुरू से ही बोल रहे थे, साहू महाराज जानते थे, संभाजी महाराज ने तो इस लड़ाई को एक दिशा दी। हमारे जो संत हुए हैं, वो संतों का आंदोलन भी सांस्कृतिक आंदोलन था, वो धार्मिक आंदोलन नहीं था। उन्होंने धार्मिकता की तरफ समाज को कभी नहीं लेके गए, वो सांस्कृतिक मूल की तरफ समाज को ले जाना चाहते थे। ये देश सांस्कृतिक देश था, ये राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र था। अब ये सांस्कृतिक राष्ट्र को खत्म करके धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ जो ले जाया जा रहा है, उस राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए आदिवासी पहले नंबर की समस्या है। वो दुश्मन नहीं, समस्या भी है उनके लिए। अब वो आदिवासियों की पहचान और आदिवासियों को खत्म करने के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। एक तरफ आदिवासियों की जल जमीन जंगल से उनको विस्थापित करने का षड्यंत्र, और दूसरा उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान से ही उनको अलग करने का षड्यंत्र। इस देश में क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहा है आदिवासियों को, इस देश में जैन कन्वर्ट कर रहा है, बौद्ध कन्वर्ट करता है, लेकिन उसकी जो मूल सांस्कृतिक भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचता है। लेकिन जब ये पूरा उसका हिंदूकरण करते, तब उसकी मूल सांस्कृतिक पहचान को ही खत्म करना चाहते हैं। इस देश के जैन भाई ने, इस देश के सिख भाई ने, इस देश के बौद्ध भाई ने, इस देश के मराठा भाई ने, इस देश के बौद्ध बाकी और भाइयों ने आदिवासियों को आदिवासी के रूप में एक्सेप्ट किया है, आदिवासी के रूप में एक्सेप्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस ने आदिवासियों को वनवासी के रूप में एक्सेप्ट किया है, आदिवासी के रूप में नहीं किया है। वहां आदिवासी समस्या है, हम आदिवासियों की समस्या पे बात कर रहे हैं, उनके लिए आदिवासी ही समस्या है। ये दो बातों को समझकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, या रिवोल्यूशनरी अम्बेडकरवाद, फुले अम्बेडकरवाद को अप्लाई करना पड़ेगा। ये कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है। आदिवासियों की समस्या और आदिवासी जो विषय है, ये इस देश के दलितों का विषय है, उनके आइडेंटिटी का विषय है, इस देश के बहुजनों का विषय, इस देश के मराठा का, इस देश के अल्पसंख्यकों की पहचान का विषय है। क्योंकि आदिवासी इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्र का आखिरी अवशेष है। मोहनजोदारो की जो संस्कृति है, उसका आखिरी अवशेष यानी आदिवासी है। पूरी संस्कृति को समाप्त कर दिया गया है।
उसके जो अवशेष है आज भी आदिवासी संस्कृति में और आदिवासियों में पाए जाते हैं। इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि उसको पूरी तरह समाप्त किया जाए। और आदिवासियों की मूल समस्या यह है कि वो उस शक्ति से लड़ नहीं पा रहा है। और आदिवासियों की मूल समस्या यह है कि बहुजन, दलित, मराठा, अल्पसंख्यक को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उसके भाई है। इनमें जो सांस्कृतिक बंधुत्व है, जो वांशिक बंधुत्व है, जिसको रेशियल कल्चरल आइडेंटिटी बोलते हैं, ये उस सत्य को पहचान नहीं पा रहे। जो डीएनए का बेसिक है वो ही भूल गए हैं। आदिवासियों की समस्या यह है कि एक तरफ उस पर हमला किया जा रहा है, उसकी पहचान पे, उसकी संस्कृति पे, उसके अधिकारों पे, उसकी संपत्ति पे हमला किया जा रहा है, उसको इंक्रोच करके उनको खत्म किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इस पूरे खेल को यहां का दलित, यहां का बहुजन समाज, यहां का मराठा समाज चुपचाप रह के देख रहा है, वो उसके साथ में खड़ा नहीं है। ये जो वैचारिक गैप है, इस वैचारिक गैप को पूरा करने के लिए, इसकी नजदीकी बढ़ाने के लिए वास्तविक सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है, जो महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज में रखा है, जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने धम्म में रखा है। बाबा साहब आंबेडकर ने जैसा बौद्धिज्म था उसको स्वीकार नहीं किया, उसमें अमेंडमेंट किया। जो 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब की, वो सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जाती है हमको, सांस्कृतिक सामाजिक क्रांति की तरफ लेके जाती है हमको। जो संभाजी महाराज का कंसेप्ट था, जो मावले वाला कंसेप्ट था, जो संभाजी महाराज का बेसिक कंसेप्ट था, वो मात्र सत्य कंसेप्ट था। हमको भूलना नहीं चाहिए कि यह पहला साम्राज्य था जहां पर जिजाऊ माता को वो स्थान मिला था, उनके हाथ में पूरी सत्ता थी। क्योंकि जिस परिसर में ये व्यवस्था थी, जिस परिसर में शिवाजी महाराज थे, जिस परिसर में संभाजी महाराज थे, उस परिसर में आदिवासी संस्कृति का प्रभाव था। वहां आदिवासी का ही क्षेत्र था, जमीन आदिवासी की, किला आदिवासी का, लोग आदिवासी। और शिवाजी महाराज और माता जिजाऊ को वो आदर्श और वो सम्मान दिया गया कि वो उसका नेतृत्व करे, क्योंकि उनमें सामाजिक सांस्कृतिक समानता के अवशेष थे। वो जो वैचारिक समानता थी उसमें बंधुत्व था। अब जो बेसिक है, प्रिंसिपल जो बेसिक है, वो ये बोलता है कि आदिवासी देश, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, आज देश का संविधान भी बोलता है कि आदिवासी देश के मालिक है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है आदिवासी देश के मालिक है। लेकिन क्या कारण है कि इस देश की जो सत्ता है 1993 में ये स्टेटमेंट देते हैं यूनाइटेड नेशंस में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, जबकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने यह डिफाइन किया है कि मैं जिनको शेड्यूल ट्राइब बोल रहा हूं ये आदिवासी लोग हैं। जयपाल मुंडा का जो स्टेटमेंट था प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में, वो इस बात की पुष्टि करता है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। लेकिन भारत की सरकार जो है वो संविधान को और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ खड़ी है। वो आदिवासियों की पहचान संयुक्त राष्ट्र संघ में होने देना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता मिल जाएगी, उस दिन इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मराठा, इस देश का दलित, इस देश का अल्पसंख्यक भी बोलेगा कि हम मूल निवासी हैं। ये बेसिक चीज है। एक तरफ धार्मिक राष्ट्रवाद और एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस चीज की बेस को समझना पड़ेगा। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ये मात्र सत्तक पद्धति को मानने वाले लोग थे, क्योंकि उनके दिमाग में आदिवासी संस्कृति का प्रभाव था। जो इतिहास बताया जा रहा है, जो जिन्होंने लिखा है, मैं ये आरोप करता हूं कि वो गलत है, वो अधूरा है, इनकम्प्लीट हिस्ट्री है वो। उसकी बेसिक कल्चरल हिस्ट्री की तरफ कोई नहीं गया। शिवाजी महाराज की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका बखान करते हैं। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की सांस्कृतिक हिस्ट्री की तरफ कोई जाना नहीं चाहता है। अगर उधर गए तो ये मूल रूप से आदिवासी और इस देश के दलित बहुजन के इर्द गिर्द घूमती है। सिंधवी राज, हिंदवी राज्य और हिंदू राज्य, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यह मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है। शिवाजी महाराज का जो कंसेप्ट था वो इतना सेक्युलर था क्योंकि वो सांस्कृतिक था। जब ये धार्मिक होता है कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। जिस देश में आदिवासी है वहां सेक्युलरिज्म के अवशेष मिलते हैं, आदिवासी संस्कृति है वहां सेक्युलरिज्म के अवशेष मिलते हैं। लेकिन जहां आदिवासी एब्सेंट है वो देश पूरा धार्मिक राष्ट्रवाद से भरा हुआ है, वो एक धर्म का राष्ट्र कहलाया जा रहा है।
ये बेसिक चीजों को समझने की जरूरत है। अगर हम आदिवासी समस्या पे बात कर रहे हैं और इस देश का दलित, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मराठा, इस देश का अल्पसंख्यक ये जो बात कर रहा है, ये बात सही है कि वो ये सोच रहे हैं आदिवासी और उसकी समस्या, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये सोचना चाहिए कि आदिवासी ही समस्या है कुछ लोगों के लिए। आदिवासी ही समस्या बन गया है। जब तक इस देश में आदिवासी जिंदा है, ये देश धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ नहीं जा सकता है, ये जानते हैं। इसलिए पहला टारगेट आदिवासियों को किया गया है और अब आदिवासियों को मारेंगे। वेटिंग लिस्ट में मराठा, वेटिंग लिस्ट में दलित, वेटिंग लिस्ट में बहुजन रहेगा। ये धार्मिक राष्ट्रवाद जो है आपके सांस्कृतिक मूल को खत्म करने का षड्यंत्र है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टेटमेंट था, सेल्फ रिस्पेक्ट इज पैरेलल टू कल्चरल आइडेंटिटी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टेटमेंट है। महात्मा फुले का स्टेटमेंट था सत्यशोधक समाज में कि आर्य ईरानी आए बाहर से और उन्होंने ये सब चीजें यहाँ के बहुजनों को गुलाम बनाया, यहाँ के आदिवासियों को गुलाम बनाया। क्या कारण था महात्मा फुले को संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की कब्र का संशोधन करना, उस पर विचार करना, उनके इन सब चीजों को समझना, उनका संशोधन करना, उसको ढूंढ के निकालना। महात्मा फुले का जिक्र नहीं करते हैं कोई, लोकमान्य तिलक का जिक्र करते हैं। ये दोनों चीजें समझने की बात है। लोकमान्य तिलक ने बनाया, महात्मा फुले ने उसका शोध किया। शोध नहीं होता तो पता नहीं चलता कि ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का यानी उनका कब्र है। और ये सुरक्षित इसलिए था क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में था वो। ये पूरे वंश को ही खत्म करने का षड्यंत्र है। आज उसी वंश के लोग अपने दिमाग में कंफ्यूजन खड़ा करके रखे हैं। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ नहीं है, वो आदिवासियों के पक्ष में दिखाई नहीं देते, वो धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, अपनी मूल पहचान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। आदिवासियों की समस्या और आदिवासी ही समस्या, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासियों की समस्या तो समस्या ही समस्या है। उस समाज की समस्या इसलिए है क्योंकि उस समाज का वैचारिक नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया, उस समाज का सांस्कृतिक नेतृत्व खड़ा नहीं हो पा रहा है। उस समाज में जो जागृति होनी चाहिए, जो उनके पास सांस्कृतिक वारसा है, वो बचा नहीं पा रहे हैं। वो उनके सामने आज जिंदा रहने का प्रश्न है। वो अपनी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को कैसे बचाएगा जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। और वो उसका बचे रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा भाइयों, इस देश का दलित, इस देश का बहुजन, इस देश का मराठा, इस देश का अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई अपनी सांस्कृतिक पहचान नहीं रहेगी। उनके सांस्कृतिक मूल का, उनके सांस्कृतिक वंश का आखिरी एविडेंस यानी आदिवासी है, और उसकी समाप्ति यानी धार्मिक राष्ट्रवाद है। इस देश में धार्मिक राष्ट्रवाद यानी आदिवासी मुक्त भारत। आदिवासी मुक्त भारत की बात चल रही है। एक तरफ फुले अंबेडकरवाद, बहुजनवाद, शाहू महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की विचारधारा जो आदिवासियों की समस्या और आदिवासियों की समस्या का समाधान इस विषय पर बात कर रही है, और दूसरी तरफ यह कैंटी विचारधारा है जिनकी नजर में आदिवासी ही समस्या है। ये पूरा समाज आदिवासियों को आदिवासी के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन ये लोग आदिवासियों को आदिवासी के रूप में नहीं, वनवासी के रूप में स्वीकार करने का बात कर रहे हैं। ये दोनों समझने वाली बात है। क्या बात है? जैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आदिवासी को आदिवासी बोले तो, बौद्ध को कोई प्रॉब्लम नहीं है आदिवासी को आदिवासी बोले तो, इस देश के मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है आदिवासी को आदिवासी बोले तो, क्रिश्चियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिख को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक विशिष्ट वर्ग को ही क्यों प्रॉब्लम है? मैं पूरे हिंदू धर्म की बात नहीं करता, जितने हिंदू उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हिंदुओं को नियंत्रित कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। ये एक आइडियोलॉजी जो बनी गई है, ये आइडियोलॉजी पूरे देश के लिए खतरनाक आइडियोलॉजी है। ये धार्मिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है, ये गैर संवैधानिक, संविधान विरोधी कंसेप्ट है। हाँ, सबको अपने धर्म पर उसकी रक्षा, उसकी पहचान, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान में दिया गया है,
लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाने का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। किसी को स्वतंत्रता नहीं है, वो राष्ट्रवाद के खिलाफ जा रहे हैं। जो भारतीय संवैधानिक राष्ट्रवाद है, उस संवैधानिक राष्ट्रवाद को धार्मिक राष्ट्रवाद में कन्वर्ट करने का जो काम है, ये पूरी तरह संविधान को खत्म करने का काम है। ऐसे समय हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई क्या रहेगी, इसको भी देखा जाए। आने वाली जनरेशन अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगी, अपने पहचान की लड़ाई लड़ेगी। साथियों, इस देश का संविधान और इस देश का सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों को बोल चुका है कि ये इस देश के फर्स्ट सिटीजन है, ये मूल मालिक है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के सत्ताधारी ये बात को डिक्लेयर नहीं कर रहे, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं बोल रहे कि भारत में आदिवासी रहते हैं। इन्होंने 1993 में स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में आदिवासी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि भारत के जो बहुजन है, दलित है, इनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया। आप अपनी सांस्कृतिक पहचान बिगड़ आदिवासी की नहीं दे सकते। इसलिए आदिवासी, जिन लोगों के लिए आदिवासी ही समस्या है, वो धार्मिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और जिनके लिए आदिवासियों की समस्या है या आदिवासियों की समस्या उस पर निदान करने की जो बात कर रहे हैं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात। संभाजी महाराज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे। शिवाजी महाराज ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की। ये अचानक उसको धार्मिक राष्ट्रवाद में कन्वर्ट करने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को, उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। आज हम महाराष्ट्र में बैठ के बात कर रहे हैं, हमको पूरे देश में बात करनी चाहिए। आज बिरसा मुंडा और उनका जो सिद्धांत है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिरसा मुंडा आदिवासियों की मूल समस्या की तरफ बात करते हैं। बिरसा मुंडा ने मरते वक्त बोल दिया था, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी रहूंगा। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मैं इस देश के वंश को, इस देश के मूल भावनाओं को, इस देश के मूल सामाजिक बिंदु को टच करने की कोशिश कर रहा हूं, छूने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मुझे जितने बार जन्म मिलेगा उतने बार मैं इस कौम के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार। बिरसा मुंडा की कुर्बानी केवल आदिवासियों के लिए नहीं थी। बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश के बाकी किसानों को जमीन का मालिक बनाया है। जब तक बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं था, तब तक के हमको ये लोग भूचालक बोलते थे, भूधारक बोलते थे। भूधारक यानी भूमिधारक। भूधारक से भूमालक बनाए आपको बिरसा मुंडा के आंदोलन ने। आज जो ओबीसी है, मराठा है, बाकी लोग जो कृषि कर रहे हैं, उन्होंने दिल पे हाथ रख के बोलना चाहिए कि वो मालिक कैसे बने। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो ये भूधारक से भूमालक नहीं बनता इस देश का नागरिक। क्योंकि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो मूल रूप से जमीन का आंदोलन था। जल, जमीन और जंगल। जल, जमीन और जंगल जो है केवल आदिवासियों की बात नहीं थी, ये इस देश के, संपूर्ण देश के हर आदमी की बात थी। यहां तक कि इससे ब्राह्मण भाई भी नहीं छूटा था, उसके भी हिस्से में ये आंदोलन का फायदा आया। ये देश को देश बनाने वाला आंदोलन था। इस देश को राष्ट्र की संकल्पना बिरसा मुंडा के शहीद होने के बाद मिली है, ऐसा मैं क्लेम करता हूं, हमारा मूवमेंट क्लेम करता है, हमारा मिशन क्लेम करता है। क्योंकि बिरसा मुंडा से तो गांधी जी ने भी प्रेरणा ली, बिरसा मुंडा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा ली, और बिरसा मुंडा के ही आंदोलन की वजह से इस देश की जमीन पर चर्चा शुरू हुई। अंग्रेजों का 8 देशों पर उस वक्त हुकूमत थी। उन 8 देशों के आदिवासियों को भी फायदा हुआ। हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो शहीद है, जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ किया है, उनके जन्मदिन का उतना महत्व नहीं रहता है जितना उनके शहीद दिन का महत्व रहता है। क्योंकि जिस दिन वो शहीद होते हैं वहीं से उनके विचारों का जन्म होता है। शहीद कभी मरते नहीं। मिशन और आंदोलन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता है और वो मरता भी नहीं है। ये भगवान बिरसा मुंडा ने बताया। ये क्रांतिकारी विचार बिरसा मुंडा के थे। इस देश में जो 38% जंगल है, जिसको ये लोग अभी 32% बता रहे हैं, यानी जंगल खत्म होते चले जा रहा है। जो शहरीकरण हो रहा है, जो सिविलाइजेशन हो रहा है, वो बुनियादी रूप से बहुत बड़ा नुकसान आदिवासियों के बीच में खड़ा है। आदिवासियों की जल, जमीन, जंगल की जो समस्या है, उनकी पहचान की समस्या है, ये मूल रूप से इस देश के पूरे बहुजन समाज की समस्या है।
आप इस समस्या को देखने के पहले हमारे मूल समस्या की तरफ चलिए। आप बेसिक रूप से ये समझ लीजिए कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि आदिवासी ही समस्या है, जिनके लिए आदिवासी खुद एक समस्या बन गए हैं, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। और आदिवासियों को अपनी पहचान के साथ अपने वंश के लोग जो उसकी विचारधारा और उसके वंश के सांस्कृतिक समानता वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़कर लड़ना पड़ेगा। तब जाके आदिवासी और इस देश का बहुजन समाज, इस देश की बहुजन की संस्कृति, इस देश का जो बेसिक विचारधारा है हमारी, जो साहू महाराज की विचारधारा है, संभाजी महाराज की विचारधारा है, जो महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की विचारधारा है, राघोजी भांगरे की विचारधारा है, टंटा भील की विचारधारा है, इन विचारधाराओं को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? बाबूराव शर्मा की विचारधारा है, ये जो क्रांतिकारी थे, इसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? इस दृष्टिकोण से हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो शहीद होते हैं उनका जन्मदिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उनका शहीद दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जन्मदिन से सिर्फ जीने की प्रेरणा मिलती है। समाज के लिए और देश के लिए जीने की प्रेरणा उनके जन्मदिन से मिलती है, लेकिन शहीद दिन में समाज के लिए मरने की प्रेरणा मिलती है। जो हमारे त्याग की जो भावना खड़ी होती है वो महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ जाना और बोलना कि मैं इस देश के गरीब लोगों के लिए, इस देश के मेहनतकश लोगों के लिए, मेरी मौत उस आदमी को यानी समर्पित है जिनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है। मेरी मौत, मेरा जीवन उनको समर्पित है। यह बिरसा मुंडा का स्टेटमेंट है। आप सोच सकते हैं उसकी क्या सोच होगी, उनकी क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी, वो किस दृष्टिकोण से सोचते हैं। वो आदिवासी की समस्या नहीं तो इस देश की बेसिक समस्या पे चलेंगे। इस देश की बेसिक समस्या है जल, जमीन, जंगल। इसके बगैर देश नहीं हो सकता भाई। आपके जल को भी बेचा जा रहा है, आपकी जमीन को भी बेचा जा रहा है, आपके जंगल को भी बेचा जा रहा है। यह खतरा तो पूरे देश को है। उस वर्ग को पहचानने की जरूरत है जो ये सब कर रहे हैं। आदिवासी अकेला पड़ गया है, वो लड़ नहीं सकता है। जिन क्षेत्रों में जंगल है, जिन क्षेत्रों में पर्यावरण है, जिन क्षेत्रों में पूरी नैसर्गिक उत्पादन है, जिन क्षेत्रों में खान है, जिन क्षेत्रों में कोयला है, जिन क्षेत्रों में सोना है, जहां माइंस है, जहां पानी है, उन क्षेत्रों में मिलिट्री लग गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लग गए हैं। उन्हीं क्षेत्रों में असंतोष है, उन क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा है, ऐसा एनालिसिस किया जाता है। क्या कारण है? वो क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय जो विकास का जो प्रवाह है उससे कट गया है। लड़ाई कश्मीर के बॉर्डर पे भी हो रही है, लड़ाई चाइना के बॉर्डर पे भी हो रही है, वहां पे भी लोग गोली से मारे जा रहे हैं, मारे जाते हैं। यहां पर भी लोग गोली से ही मारे जा रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या चल रहा है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। खुली लूट चल रही है आदिवासी क्षेत्रों में, कोई बात नहीं कर रहा है उस पर। भारत का जो बाकी नागरिक है वो चुप है। उनको ऐसा लगता है ये समस्या आदिवासियों की है, हमारी नहीं है। वह आदिवासी अकेला पड़ गया है। यही तकलीफ है कि दलितों की समस्या पर आदिवासी और बहुजन मराठा सब चुपचाप रहते हैं। आदिवासी भी समस्या आती है, उस पर तकलीफें आती तो बाकी लोग चुपचाप रहते हैं। ये जो दृष्टिकोण है, ये जो सामाजिक दूरियां है, जो सामाजिक वैचारिक गैप है, इस गैप को खत्म करने का आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। इस गैप को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम आइडियोलॉजिकली एक जगह आ सकते हैं, वैचारिक सिद्धांत से हम किस तरीके से एक जगह आ सकते हैं, उस दृष्टिकोण पे सोचना ये आज के दिन बहुत जरूरी है। हमारी कुर्बानी, कितने लोग मर रहे हैं समाज के लिए। समाज के लिए जीना और समाज में जीना ये दोनों आसान काम है, लेकिन समाज के लिए मरना ये सबसे बड़ा काम है। चाहे संभाजी महाराज की मृत्यु रहे, चाहे शिवाजी महाराज की मृत्यु रहे, बाबा साहब की मृत्यु रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु रहे, या बाकी शहीदों की मृत्यु रहे, उससे एक प्रेरणा मिलती है हमारी। ये प्रेरणा हमको जरूरी है। हम उत्सव में ज्यादा खो गए हैं। एक वर्ग चाहता है कि हम नाचते रहे, गाते रहे, उत्सव मनाते रहे। वो वर्ग को मालूम है ये गंभीर नहीं होना चाहिए।
ये जिस दिन गंभीर हो जाएगा उस दिन अपने अस्तित्व को ढूंढेगा, अपनी अस्मिता पे बात करेगा, अपने अधिकारों को लेकर विद्रोह करेगा। इसलिए इस वर्ग में एक अलग टाइप का उत्साह का माहौल बनाया जाता है। किसान आत्महत्या करता है, देखो कोई फर्क नहीं है, ये तीनों व्यवस्था को समझ लीजिए। किसान ज्यादा से ज्यादा बहुजन, ओबीसी या मराठा होता है, कभी कभी दलित भी होता है, बहुत कम आदिवासी ने आत्महत्या की है, लेकिन ये आत्महत्या हो रही है इस तरफ, और दूसरी तरफ हत्या हो रही है। माने जा रहे हैं 13 साल की आदिवासी लड़की के हाथ में बंदूक दिखाई देती है। क्या बात है, वो नक्सली कैसे बन गई? क्या भविष्य होगा इस समाज का? ऐसा क्या कारण है कि ये 13-13 साल के बच्चों के हाथ में हथियार है? किसी के हाथ में नहीं है देश में, आदिवासियों के हाथ में। जागरूक हो गए क्या आदिवासी इतने? ये परिस्थितियां निर्माण क्यों हो रही है? इसी क्षेत्रों में क्यों चल रही है? ये क्या षड्यंत्र है? ये समझने की कोशिश न दलित वर्ग से होती है, ना मराठा वर्ग के लोग सीरियस है इस बात को समझने में, या बहुजन समाज के या अल्पसंख्यक। सबको लगता है ये समस्या हमारी नहीं है। आप वेटिंग लिस्ट पे हो, अभी नंबर आने का है आप। दोस्तों, इस देश में धार्मिक राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद को खत्म करने वाला कंसेप्ट है, जिसको छद्म राष्ट्रवाद बोलते हैं। ये देश किसी एक धर्म का नहीं, धार्मिक इतिहास तो बात का है। 3,000 साल पहले को बताइए आपको कहां धार्मिक इतिहास मिलता है? किसी के पास कोई एविडेंस है? शिव का इतिहास कोई धार्मिक इतिहास है क्या? शिव ये सांस्कृतिक पुरुष है, वो कृषि का प्रतिनिधित्व बताता है। शिव को देखिए आप, शिव किसी धर्म का नहीं है। ये षड्यंत्रपूर्ण तरीके से शिव को एक धार्मिक महापुरुष बनाने की कोशिश चल रही है। शिव सांस्कृतिक महापुरुष था। आदिवासी तो शिव की मां को मानते हैं, शिव से भी आगे है वो। आदिवासी संस्कृति के अवशेष आज भी मराठाओं में पाए जाते हैं, ओबीसी में पाए जाते हैं, दलितों में पाए जाते हैं, अल्पसंख्यकों में पाए जाते हैं। वो आदिवासी संस्कृति के अवशेष है, हमने भूलना नहीं चाहिए। आदिवासी संस्कृति का पहला, अगर इसका इंपैक्ट देखना चाहते हो तो माता जिजाऊ को देखिए आप, उनके द्वारा चलाई गई व्यवस्था को देखिए गौर से। शिवाजी महाराज की जो कंसेप्ट है, उनका जो मैनेजमेंट है, उसको देखिए आप। वहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, वहां तो बहुत विरोध होता था आदिवासियों का। वहां मनुवाद को स्थान नहीं था, मनुवाद को स्थान नहीं मिला, करके बगावत हुई है। आदिवासी समस्या का सबसे बड़ा समाधान यह है कि आदिवासियों को अपना वंशज, आखिरी अवशेष, अपने वंश का आखिरी अवशेष इस बहुजन समाज ने मानना चाहिए। आदिवासियों की समस्या को अपनी समस्या मानना चाहिए, यह उसका समाधान है। क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान बिगड़ संघर्ष से नहीं हो सकता है, और इस संघर्ष को अपना संघर्ष मानने की जो मानसिकता है वो अभी भी हमारे लोगों में नहीं आई है। ये आपसी जो सामाजिक समन्वय है, ये हम बैठाने में फेल हो गए हैं। हम अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी बोलते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें रखकर हम बात करते हैं। क्या है हमारे हाथ में? हम अपनी मूल व्यवस्था से बाहर हो गए हैं, हम अपनी मूल सांस्कृतिक व्यवस्था से ही बाहर हो गए हैं, अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान को ही खत्म करना चाह रहे हैं। एक अहम अपने बीच में एक ईगो पाल ली है हम लोगों ने, सामाजिक ईगो, कि मैं बड़ा हूं, मैं थोड़ी ऊंची जाति का हूं, मैं थोड़ी नीची जाति का वो है, मैं इसलिए। ये जो अहम है, ये सब चीजें, ये एक बचपना है, ये बचपना है कि हम अहम पाले हुए हैं। हम अभी भी अपने सांस्कृतिक मूल की तरफ नहीं गए हैं, डर रहे हैं, हम बगावत करने से डर रहे हैं। संभाजी महाराज ने नहीं डरा, संभाजी महाराज का आत्महत्या नहीं हुई, उनका इनकाउंटर हुआ है। जिसने मारा उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, जिसने मरवाया उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। बिरसा मुंडा को फांसी नहीं होती थी, वो मारे नहीं जाते थे। उनको जो तकलीफें दी गई वो फांसी के नाम पे उन लोगों ने फांसी डिक्लेयर किए। वास्तविकता बिरसा मुंडा को तो उनकी खाल निकाली गई रात भर। इनकी मृत्यु कैसे हुई? बाबा साहब की मृत्यु भी एक
अभी एक सुलझी हुई पहेली जैसी, अनसुलझी पहेली जैसी है। महात्मा फुले की मृत्यु, संभाजी महाराज की मृत्यु, शिवाजी महाराज की मृत्यु, साहू महाराज की मृत्यु, टंटा भील की मृत्यु, राघोजी भांगरे की मृत्यु, ये कैसे हुई? इसके पीछे भी हम लोगों ने उसके कारणों को जानना चाहिए। शहीद दिन के मौके पर हमारे खिलाफ होने वाला षड्यंत्र, हमारी मूल समस्या है और आवश्यकता, जो आवश्यक परिस्थिति हमारे लिए चाहिए, उस बातों पे हमने सोचना चाहिए। ये सोचने में आप कोई एक वर्ग के खिलाफ नहीं होते हो। समानता का सूत्र जो होता है, समता का जो सूत्र होता है, उस विचारधारा की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां कोई अछूत नहीं होता है। आज जरूरत है इस देश में नए सिरे से सोचने की, अपने मूल सांस्कृतिक अवशेष की तरफ जाने की। अब धार्मिक संघर्ष नहीं होगा मेरे भाई, अब सांस्कृतिक संघर्ष की तरफ देश जा रहा है और देश के अंदर जो परिस्थितियां निर्माण की जा रही है वो आपकी सांस्कृतिक पहचान को ही खत्म करने की जा रही है। उन चीजों को समझा जाए, आपके तमाम अधिकारों को, संवैधानिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राचीन, प्राकृतिक अधिकारों को पर कब्जा करके उसको समाप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, वो एक समझने का हमको बहुत बड़ा सबक है। आप लोग, हम सब मिलकर आज के दिन, इस महत्वपूर्ण दिवस पर, आपको बता दूं मैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोगों ने मदद की वो बिरसा मुंडा के विचारों को मानने वाले लोग थे। बाबा साहब को संविधान बनाने का जो मौका मिला है उस आंदोलन की वजह से मिला है। उस घटनाक्रम से उसको जोड़ के देखिए। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को ये मौका भी नहीं मिलता। बाबा साहब की विचारधारा और बिरसा मुंडा के आंदोलन को थोड़ा समकक्ष देखिए। बिरसा मुंडा ने बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। बिरसा मुंडा ने अपने जातीय अवशेष को ढूंढने के बजाय इस देश के सांस्कृतिक अवशेष को ढूंढने का संकेत दिया। बिरसा मुंडा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की उस वक्त। बिरसा मुंडा ने इस देश की जल, जमीन, जंगल की बात की। जिसकी जमीन उसका देश, ये सिद्धांत था बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था भाई। उसके अवशेष आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देते हैं। बाबा साहब में भी बिरसा मुंडा के विचारों के अवशेष आपको दिखाई देते हैं। हमारे लिए, आप सब लोगों के लिए दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का आंदोलन, जो स्वराज्य का आंदोलन है, उस वक्त आदिवासियों में एक कहावत है कि भाई हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गांव में हमारी सरकार, जो पंचायत राज व्यवस्था है, उस वक्त बिरसा मुंडा ने ग्राम सभा और इसकी बात करके इसको सामने लाया था। ये जो बड़ी बात है, हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गोंडी में बोलते हैं उसको मावा नाट्य मावा राज, आमच्या गावात आमची सरकार। ये जो बात है ये ऐसी नहीं आई। ये विचारधारा तो संभाजी महाराज से लेकर महात्मा फुले से लेकर बिरसा मुंडा तक आई। यहां पर एक अलग डिस्कशन मैंने कुछ दिन पहले देखा है महाराष्ट्र में। हमारे महाराष्ट्र में, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकमान्य तिलक जी को जो ये की कि भाई लोकमान्य तिलक जी ने शिवाजी महाराज का समाधि का वो डेवलपमेंट किया, वो संभाजी महाराज की ये किए, डेवलपमेंट किए, इन और भी लोगों के नाम उनसे जोड़े गए। मेरा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज की कब्र किसने ढूंढी? ये महत्वपूर्ण बात वो महात्मा फुले ने की। किस बात को क्रेडिट देना चाहिए हमने? उसका शोध नहीं लगता तो पता चलता कि शिवाजी महाराज कहां थे। किन विचारों के लोगों ने शिवाजी महाराज के मृत्यु स्थान का शोध किया? किस विचार के लोगों ने? महात्मा फुले ने, राघोजी भांगरे ने। कौन से विचार के लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं? शिवाजी महाराज को मानना और शिवाजी महाराज की मानना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है।
सांस्कृतिक आंदोलन की बात करना और सांस्कृतिक आंदोलन को चलाना, ये जमीन आसमान का फर्क है। शिवाजी महाराज के जीवन को देखते ना हुए हम लोग अगर संभाजी महाराज के जीवन और उनकी जो इनकाउंटर किया गया, उनकी जो हत्या की गई, उस चीज से हम लोगों ने सबक लेना चाहिए। बिरसा मुंडा के शहीद दिवस पर बिरसा मुंडा की जो शहादत है वो क्यों और कैसे हुई और वो किस तरीके से इसके शिकार हो गए, ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमको आने वाले समय में हमारे संघर्ष से हमको सीखना पड़ेगा। आज के दिन इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमारे मिशनरी विचारधारा के हिसाब से, एक सांस्कृतिक बिरसावाद के विचार के हिसाब से, इंसान के मृत्यु का दिवस ये महत्वपूर्ण दिवस होता है, उसके जन्म का दिन महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि मृत्यु उसको खड़ा करती है, उसकी पहचान खड़ी करती है। जहां उसका जीवन समाप्त होता है वहां से उसकी एक पहचान खड़ी होती है, उसके विचार खड़े होते हैं। बिरसा आज भी जिंदा है, बिरसा जिंदा रहेंगे, बिरसा का आंदोलन चलते रहेगा, उनका उलगुलान जारी रहेगा।